उनके महात्मा हैं, वो स्टेज पे खड़े हुए कहते हैं, "मैं 82 साल का हूँ और मैंने 80 कत्ल करे हैं और आप लोग कब जागोगे? मुसलमानों को कब गोलियाँ मारोगे? क्रिश्चियनों को कब गोलियाँ मारोगे? चाकुओं से काम नहीं चलेगा, असला और हथियार रखो।" कैसे देखते हैं ये इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट जारी करा है, ये कहाँ तक कानूनी तौर पे ठीक है और इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर कानून करना चाहे तो? और दूसरा आतंकवाद की ये अपराध है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमने इतने मर्डर किए और लोगों को उकसाया जा रहा है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को मारो और संविधान के खिलाफ इस तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो जो एक आतंकवादी अपराध है, ये एक तरह से भारत देश के संविधान के साथ बगावत करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। मतलब ये एक तरह से रिबेलियन है, भारत की सरकार के खिलाफ नहीं, भारत देश के खिलाफ। कि अमित शाह जी और अडानी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं 25 साल से। अब ये जो सारा गोरख धंधा अडानी ने किया है, वो अमित शाह जी का ही कराया हुआ है और अमित शाह जी ही उसके पीछे हैं, और ये सारा जो बिजनेस है वो अमित शाह जी बैक, जो असली मालिक हैं पीछे से, वो अमित शाह जी हैं इसके। दुनिया में अडानी की वजह से भारत का नाम बदनाम हो रहा है। भारत की क्रेडिबिलिटी कम कर रहा है अडानी अपनी हरकतों से, अपनी गंदी और घिनौनी हरकतों से, जो चोरी, फ्रॉड और जो लूट-पाट की है उसने, उसकी वजह से। तो बचा कौन रहा है और पैसा किसका है ये? अमित शाह साहब का है। सुरेश चौहान के खिलाफ तो हम लोग ऑलरेडी ये यूएपीए का मुकदमा और एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा करा चुके हैं। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है कोई, तो सबसे ज़्यादा उससे खतरा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र जो है पर से एक पूरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को डराने के लिए, डर पैदा करने के लिए है सबसे पहले। उसके बाद मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध का नंबर आता है। अडानी की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्रवाई चल रही है। लेकिन अडानी के साथ और ये अमित शाह साहब की सारी जो ये अडानी के साथ गतिविधियां चल रही हैं, उसमें चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। उनकी एजेंसीज शामिल हैं। वो भारत को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए साजिश कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान। अडानी उसका एक बड़ा हिस्सा है। देश अगर कमजोर हो रहा है इन गतिविधियों से, संविधान देश का कमजोर हो रहा है, तो ये चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे ही काम हो रहा है। इन सब लोगों के तार आप लोग देखेंगे ना, ये सब लोग अडानी को, जो कि चाइनीज चुंग लिंग जो है, एक चाइनीज का नाम आया, अभी और बहुत सारे को आएगा। मैं धीरे धीरे सबका खुलासा करता रहूंगा। सबसे देश की राजधानी दिल्ली में एक धर्म संसद होती है, 1 दिन पहले और उसके बाद तमाम जो है वो एक समुदाय को गोलियाँ मारने की बात कही जाती है। मंच पे खड़े होके कहा जाता है कि मुसलमानों से उनका मत का अधिकार छीना जाए और उनको हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इसके बाद तमाम जो विवाद है वो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। उल्टा पुलिस का जो प्रेशर है वो मीडिया के ऊपर बदस्तूर जारी है। तो इस खास बातचीत के लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो जैसा कि अभी 6 तारीख की बात है सर, एक धर्म संसद होती है देश की राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पे, जो कि संसद से कुछ ही दूरी पे है। और पुलिस के सामने इस तरह की नारेबाज़ी होती है, जो उनके महात्मा हैं, वो स्टेज पे खड़े हुए कहते हैं, "मैं 82 साल का हूँ और मैंने 80 कत्ल करे हैं और आप लोग कब जागोगे? मुसलमानों को कब गोलियाँ मारोगे? क्रिश्चियनों को कब गोलियाँ मारोगे? चाकुओं से काम नहीं चलेगा, असला और हथियार रखो।" कैसे देखते हैं ये इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट जारी करा है, ये कहाँ तक कानूनी तौर पे ठीक है और इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर कानून करना चाहे तो? सबसे पहले तो इसका आप बैकग्राउंड समझिए। अमित शाह जी, मैंने बोला है ना, सबसे सबसे पहले और अभी भी मैं जो बात बोल रहा हूँ, वो है इसकी असली वजह। और बहुत दिन से मैं इस बात को बोल रहा हूँ, और वो एक बात एकदम बिल्कुल खुल के सामने भी आ गई है कि अमित शाह जी और अडानी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं 25 साल से। अब ये जो सारा गोरख धंधा अडानी ने किया है, वो अमित शाह जी का ही कराया हुआ है और अमित शाह जी ही उसके पीछे हैं। और ये सारा जो बिजनेस है वो अमित शाह जी बैक, जो असली मालिक हैं पीछे से, वो अमित शाह जी हैं इसके। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं कोई रह नहीं जाती है। क्योंकि अभी तक ना इनके खिलाफ सेबी ने, ना ईडी ने, ना किसी भी
गवर्नमेंट की एजेंसी ने कोई भी एक्शन अडानी साहब के खिलाफ अभी तक नहीं लिया है। इसकी सीधी सीधी वजह ये है कि ये तो एक फ्रंट है, पीछे अमित शाह है। अब जब इतनी बड़ी बात हो गई है पूरे देश में, जो क्रिमिनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम जिसे मीडिया कहते हैं, उसको भी मजबूरी में अडानी की बात उठानी पड़ रही है। पूरी दुनिया में अडानी की वजह से भारत का नाम बदनाम हो रहा है। भारत की क्रेडिबिलिटी कम कर रहा है अडानी अपनी हरकतों से, अपनी गंदी और घिनौनी हरकतों से, जो चोरी, फ्रॉड और जो लूट-पाट की है उसने, उसकी वजह से। तो बचा कौन रहा है और पैसा किसका है ये? अमित शाह साहब का है। तो अब इसको डाइवर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनका भी पूरी ताकत से प्रयोग हो रहा है। इतनी देशद्रोह की बातें बढ़ी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएँगे और मुस्लिम और क्रिश्चियंस को अधिकार छीनेंगे, और एक व्यक्ति ये भी बता रहा है कि मैंने 80 से ज़्यादा कत्ल किए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की। ये इतने बड़े-बड़े अपराध हैं और पुलिस, आप सब लोग अगर वहाँ रहे होंगे तो देखा ही होगा, ऐसे उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, तो वो उनके साथ ही आतंकवादी घटना में शामिल है। दिल्ली पुलिस के जो भी अधिकारी उनको उस वक़्त प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, अगर वो प्रोटेक्शन दे रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। अगर ऐसा हुआ है तो वो उनके साथ अपराधी हैं, आतंकवाद की इस एक अपराध को करने में। अगर नहीं, तब भी उनकी ये ज़िम्मेदारी है, पुलिस ऑफ़िसर्स की ये ज़िम्मेदारी होती है, यहाँ तक कि एक आम नागरिक की भी ज़िम्मेदारी होती है, अगर उसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस पता लगे तो उसको पुलिस में दे। यहाँ तो एसएचओ जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है वो मौजूद होंगे, सीनियर अफसर मौजूद होंगे, और ये जहाँ प्रदर्शन होते हैं मेरे ख्याल से वो पुलिस स्टेशन के एकदम सामने ही जगह है। जी, पुलिस स्टेशन के पीछे ही है, बैरिकेडिंग दोनों तरफ रहती है, पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हाँ, होते हैं, उनके सामने ये तमाम चीज़ें हो मतलब रही हैं। पुलिस वहाँ से 100 गज की दूरी पे भी पुलिस स्टेशन जी, नहीं है और पुलिस वहाँ मौजूद भी होती है। जी, तो ये सब बातें जो हैं, जो एक आतंकवादी अपराध है, ये एक एक तरह से भारत देश के संविधान के साथ बगावत करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। मतलब ये एक तरह से रिबेलियन है, भारत की सरकार के खिलाफ नहीं, भारत देश के खिलाफ। और दूसरा आतंकवाद की ये अपराध है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमने इतने मर्डर किए और लोगों को उकसाया जा रहा है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को मारो, और संविधान के खिलाफ इस तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो सुरेश चौहान के खिलाफ तो हम लोग ऑलरेडी ये यूएपीए का मुकदमा और एससी एसटी एक्ट का मुकदमा करा चुके हैं, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है कोई, तो सबसे ज़्यादा उससे खतरा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र जो है पर से एक पूरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को डराने के लिए, डर पैदा करने के लिए है सबसे पहले। उसके बाद मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध का नंबर आता है, और उसके बाद जो है दूसरे जो जिनको ये मनुवादी मानसिकता के लोग शूद्र की नज़र से देखना चाहते हैं, या शूद्र कहते हैं यानी कि ओबीसी, उनका नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है, तो ये एससी एसटी एक्ट के दायरे में भी आता है। तो हमने सुरेश चौहान का साहब के खिलाफ तो हमारे 2 क्लाइंट्स हैं, राजेश और विकास कांगड़ा, उनके नाम से ऑलरेडी उन्होंने हमें वकील किया, और उनके नाम से एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ऑब्वियस रीज़न से, क्योंकि वो तो खुद अमित शाह साहब के कहने से यही के ने अपने भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो अपनी मेन जगह पे बिठा रखे हैं। तो असली वजह इसकी यही है कि अडानी की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्रवाई चल रही है। लेकिन अडानी के साथ, और ये अमित शाह साहब की सारी जो ये अडानी के साथ गतिविधियां चल रही हैं, उसमें चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं, उनकी एजेंसीज शामिल हैं। वो भारत को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए साजिश कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान। अडानी उसका एक बड़ा हिस्सा है। क्योंकि उनका जो एक चाइनीज़ फ्रेंड था उसका भी नाम आ रहा है और सेबी को इसलिए कहा जा रहा है सेबी चुप है, उनके रिश्ते हैं शायद समधी किसी दूर के रिश्ते से जाके वो समधी लग रहे हैं इसलिए सेबी भी चुप है। अब ये जो माहौल ख़राब हो रहा है क्योंकि देश की जनता जो है वो शायद इस इतनी थिन लाइन्स को और इतनी गंभीर चीज़ों को ना समझ पाए। जो समाज इसको देख रहा है, उसके अंदर क्या भावनाएँ जागेंगी? वो कितना घातक हो सकता है देश के लिए? क्योंकि जो राजनीति के चलते कहीं न कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं खुलेआम, उससे कहीं न कहीं उनको एक ताकत मिलती है जो इस तरह की मानसिकता लोग रखते हैं। नहीं, ताकत तो चाइना और पाकिस्तान को मिल रही है। देश अगर कमज़ोर हो रहा है इन गतिविधियों से, संविधान देश का कमज़ोर हो रहा है, तो ये चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे ही काम हो रहा है। इन सब लोगों के तार आप लोग देखेंगे ना, ये सब लोग अडानी को, जो कि चाइनीज़ चुंग लिंग जो है, एक चाइनीज़ का नाम आया, अभी और बहुत सारे को आएगा। मैं धीरे-धीरे सबका खुलासा करता रहूँगा। सबसे पहले ये
चाइनीज लिंक मनोवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का भी मैंने ही एक्सपोज किया। अब मैं आगे भी धीरे धीरे करता रहूंगा, आप लोग वेट करें। लेकिन ये जो जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये साजिश कर रहा है, ये आप समझ लें। और अमित शाह साहब के, क्योंकि अडानी से रिश्ते दिन ब दिन उजागर होते जा रहे हैं, तो इस साजिश में अमित शाह साहब का भी डायरेक्ट रोल निकल के आएगा, क्योंकि अंबानी अडानी कुछ नहीं है, अमित शाह साहब के फ्रंट। क्योंकि अब जैसे कि अब अमित शाह जो हैं आज देश के गृह मंत्री हैं, जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें तमाम इन पे एलिगेशंस लगे थे लेकिन हुआ कुछ नहीं और जो है पोस्ट में और पॉलिटिकल पावर में और तरक्की इजाफा एक तरह से हुआ है। तो अभी जो सर चल रही है सिचुएशन, इसमें 88% कहा जाता है कि बहुजन समाज है और बहुत कम क्वांटिटी है उन लोगों की जो मनुवादी हैं या फिर जो इस तरह के विचारधारा को फॉलो करते हैं। उसके बाद भी जो हावी एक तरह से देखा जाए, लोग क्यों नहीं जाग पा रहे हैं? लोग खुलेआम मार-काट की बात कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है और जो संख्या ज़्यादा है देश के अंदर, वो क्यों नहीं जाग पा रहा है? ये दिख रहा है उसके बाद भी। देखिए, गुंडे बदमाश तो हमेशा नंबर में कम होते हैं, लेकिन वो दहशत का माहौल फैला के एक जो आम नागरिक जो शरीफ होते हैं, डरपोक नहीं होते, शरीफ होते हैं, वो अपनी इज्जत के दायरे में रहते हैं, तो गुंडे बदमाश इसीलिए तो डरा पाते हैं। तो इस बात का तो ये तो बेसिक बात है। तो लेकिन जब शरीफ आदमी खड़ा हो जाता है एक बार, जब हम लोग 88% जब खड़े हो गए एक बार, तो हम टेढ़ी नज़र से भी देखेंगे तो ये सारे मनुवादी देश छोड़ के भाग जाएंगे और ये सब के सब जो बच जाएंगे, जो मनुवादी मानसिकता के, वो सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। शरीफ की शराफत को ये कमजोरी समझ रहे हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, लेकिन ये ज्यादा देर तक शराफत, जब जो है पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो हम लोगों को खड़ा होना ही पड़ेगा और उसी वक्त बात का इंतजार हो रहा है। ये तो सिर्फ ये वजह ये है कि हमारे जितने भी ज़्यादातर बड़े-बड़े लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध लोगों के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बड़े-बड़े लीडर हैं, ओबीसी के बड़े-बड़े लीडर हैं, वो थोड़ा विभिन्न वजहों से आरएसएस और मनुवादी ताकतों के बस में हैं, थोड़ा डर आ गया उनके मन में, इसीलिए थोड़ी देर लग रही है। लेकिन जो जनता है, 88% जनता, वो ज़्यादा देर तक इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, वो सड़कों पे आएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी और तब ये मनुवादी मानसिकता के लोग अपनी सही स्थानों पर, यानी कि जेल में प्राप्त होंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि पराचा साहब ने बताया कि सिर्फ ये धुआं है, इसको आप इस घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार-काट की बात करते हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण, जो पराचा साहब ने बताया कि अडानी को कहीं न कहीं सेफगार्ड करने की एक ये षड्यंत्र है ताकि जो जनता है उसका ध्यान भटके क्योंकि सर ये 2023 में 9 से 10 राज्यों में चुनाव है और 24 के अंदर भी चुनाव हैं। तो क्या ये एक पूरी रणनीति तैयार करी जा रही है हिंदू राष्ट्र की, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, भटकना नहीं है हमें, इन सब के पीछे चाइना और पाकिस्तान है, तो भटकना नहीं है। अडानी को अगर हम लोगों ने उसकी सही जगह जेल में पहुंचा दिया, तो ये जितने लोग आज उसके फेवर में आके खड़े हो रहे हैं, उन सबका नाम लेंगे वो और बताएंगे कि मैंने इसको इतने पैसे दिए, इसको इतने पैसे दिए, इतने इसको पैसे दिए। यही तो इन्वेस्टिगेशन करने का जो तरीका होता है। ऐसे ही तो पता लगता है जब जब चोरों का एक बड़ा गिरोह होता है, तो जो बॉस होता है वो तो आखिर में ही पकड़ा जाता है ना। पहले एक छोटा चोर पकड़ा जाता है, वो बताता है कि मेरा बॉस ये है, फिर उसका बॉस पता लगता है, फिर उसका बॉस पता लगता है। तो जिस दिन हमें सबको पूरी ताकत लगा के अडानी साहब को अरेस्ट कराने के लिए काम करना चाहिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वीडियोग्राफी में होनी चाहिए। ये भी हमें इंश्योर करना है पीसफुल प्रोटेस्ट करके। तो इस वक्त हमें पूरा ध्यान अडानी साहब को अरेस्ट कराने पे लगाना है और एक फ्री एंड फेयर, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिर देखिए, चोर भी और चोर के बॉस भी। तो नारे लगाने के अलावा चोर और चोर के बॉस को पकड़ने के लिए सबसे पहले पहले चोर को पकड़ना जरूरी है। उसकी इन्वेस्टिगेशन, अगर जब इंटेरोगेशन होगी उसकी, और ये वीडियोग्राफी में होनी चाहिए, उसका प्रावधान सीआरपीसी में मौजूद है, तो उसके हिसाब से इसकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए। इंटेरोगेशन में ये अपने प्रिंसिपल्स का, या अपने जो क्रूड लैंग्वेज में कहा जाए, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं या जो इनके बॉस हैं, उनका उनका पता खुद ही बताएंगे। क्योंकि लोग कुछ ये भी कह रहे हैं जो इस बार बजट आया है उसमें दूध पे 3 रुपए बढ़ गए। ये जो एक तरह से जो हाइप हो रहा है चीज़ों में और ग्रोसरी चीज़ जो मतलब जो एक ग्रास रूट का बंदा अपने कंज़्यूम करता है, वो ये सब पैसा इकट्ठा करके अडानी को सहयोग और सहायता पहुँचाने का एक तरह से काम कर रही है सरकार। इसलिए जो बजट है उसमें बेसिक चीज़ों पे 2-2 3-3 रुपए सब बढ़ाए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जो अभी पहली दृष्टि में नजर आ रहा है, 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो अडानी साहब के पास कोई 15 लाख क्या, 15 रुपए भी नहीं थे जब ये 25 साल पहले अमित शाह जी के साथ
जो पीवीसी पाइपों का और पता नहीं क्या-क्या बिज़नेस तो ये अपने आप बता रहे हैं, वो करते थे मिलके ये। तो इनके पास तो 15 रुपए भी नहीं थे। तो जब ये 15 लाख करोड़ का चूना लगा है, देश को नुकसान हुआ है, तो वो आपका और मेरा ही तो हुआ है। इनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो कहीं से अगर जाएगा, तो कहीं आएगा भी ना। तो ये जो गया है, वो इन्हीं के पास आया, घूम फिर के। ये एक कार्टेल है, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ अडानी का, ना अमित शाह साहब का, ना होगा आगे भी। अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अमित शाह साहब ने क्यों जिद करके अपने पास लिए, सोच लीजिए आप लोग। वो भी अभी उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, अभी आपको पता लग जाएगा कि नोटबंदी के दौरान कितने पैसे किस कोऑपरेटिव बैंक से गए और उसका रिश्ता अमित शाह जी के साथ क्या था। ये सब आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो अब तो समय आ गया है, जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए सड़कों पे उतरना चाहिए। अडानी जी को अरेस्ट कराने के लिए जब तक प्रोटेस्ट नहीं होंगे, इसका सही जो डायरेक्शन है वो नहीं मिलेगा। अरेस्ट होते ही ये अपने प्रिंसिपल्स का नाम 2 मिनट में बता देंगे, मुझे पता है। तो सर अंत में जो है जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो इस तरह के कई ऐसे भगवा पहने लोग हैं, जो अपने आप को संत और गुरु कहते हैं, वो इस तरह के बयानबाज़ी देते रहते हैं, उनको फटकार भी होती है या जेल भी होती है, वो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद छूट के, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं, फिर इस तरह के जो हैं विवादित बयान देते रहते हैं। तो देश की जनता को क्या कहेंगे? अभी एक एक पॉइंट पकड़ के अडानी जी को अरेस्ट कराना है, ये सारे लोग और दूसरे जितने भी चोर और बदमाश उचक्के लफंगे हैं, जो बड़े-बड़े हैं, जिनके तार जो है नागपुर से जुड़े हुए हैं, जिनके तार मनुवादी मानसिकता के लोग जो आरएसएस में हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वो सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं। अब ये जो एक और बाबा अपने आप को कहते हैं, नहीं वो तो हैं ही, एक और जो राजस्थान में जाके अभी बाबा रामदेव जो अपने आप को कहते हैं, बाबा रामदेव, उन्होंने भी विवादित बयान उन्होंने दिया भी है। ये दिया ना, क्योंकि जब वो मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो ये बताते हैं कि मैं तो एकदम मुसलमान ही हूँ, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। परिवर्तन सर। यहाँ यहाँ जो अभी स्टेटमेंट दी है हुँ। इस प्रकार की, वो उसी साजिश का हिस्सा है जिसकी वजह से ये जहाँ यहाँ आपने जंतर मंतर पे देखा। ये उसी, तो ये सारे कनेक्टेड लोग हैं। तो इसीलिए अडानी जी को अरेस्ट होते ही इन सबके नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बाबा रामदेव के भी शेयर्स आप देख रहे हैं ना कैसे जा रहे हैं। उन्होंने भी कितना पैसा लूटा है, देश का चुराया है, वो भी सब कुछ, जमीनें कितनी चुराई हैं, वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन शुरुआत कहीं से करनी है, वो अडानी जी से होनी चाहिए। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए, अडानी जी को अरेस्ट हो, उनका इंटेरोगेशन हो वीडियोग्राफी के समेत, और वो वीडियोग्राफी जो है वो अवेलेबल रहेगी, पब्लिक डोमेन में भी रहेगी, और मैजिस्ट्रेट साहब के पास तो रहेगी, उसको हम निकलवा ही लेंगे फिर कानूनी प्रक्रिया से। तो उसमें सबके नाम आ जाएंगे। जैसे ही वो अरेस्ट होंगे, हम बाकी भी जो खुलासे हमारे पास सबूत हैं वो हम पब्लिक डोमेन में इतने सारे ला देंगे कि पुलिस को मजबूरी में वो सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे वीडियोग्राफी के जरिए। फिर ये जितने भी ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं ना, वो सब उसमें अरेस्ट होने वाले हैं। और ये एक बड़ी आतंकवाद की, भारत की इकोनॉमी कमजोर करने की चाइना और पाकिस्तान से मिलकर साजिश है, जिसमें सभी लोग अरेस्ट होने वाले हैं अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो तमाम जो आपने जानकारी सुनी, क्योंकि रामदेव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो 2009 का है, जिसमें वो किसी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़े मंच पे खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह की आपके अंदर एक पावर होती है, आप लोग नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तमाम इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और अब जो 2023 का बयान है, उसमें इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप मूछें कटा लेते हैं और आप ऊँचे टखने का पजामा ये पहनते हैं। सिर्फ अडानी अडानी की तरफ से ध्यान भटकाने का, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है ना, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अडानी को अरेस्ट होने से बचाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए कितनी जो रणनीति है, कितनी स्ट्रॉन्ग है कि क्या-क्या समाज के अंदर घटित हो रहा है और जो अडानी हैं, उनको बचाने के लिए जो है वो पूरी रणनीति और पूरी ताकत लगाई जा रही है। अंत में सर कोई संदेश जो आप देना चाहें देश की जनता को और संदेश सरकार यही है, को? अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितने भी संविधानवादी लोग हैं, उनको अरेस्ट अडवाणी 1 पॉइंट प्रोग्राम चलाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे एक के बाद एक सब आएंगे ना, क्योंकि सभी कनेक्टेड हैं, सभी इस लूट में शामिल हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अभी तो जब तो निकल निकल के आ रहे हैं। जो इस वक्त अडानी की सपोर्ट करता है, समझ लो वो चाइना और पाकिस्तान का एजेंट है और आरएसएस का एक एक एजेंट है वो, और ये सब लोग मिले हुए हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। और कोई भी इसकी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, वरना अब तक सेबी, ईडी और ये सब लोग अडानी को अरेस्ट कर चुके होते। तो हमें अडानी को अरेस्ट कराना है सबसे पहले, उसके बाद ये सब लोग अरेस्ट भी होंगे और लंबे टाइम तक जेल भी जाएंगे, और देश का जो इन्होंने 50 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा अब चुराया है अभी कुछ दिनों में, वो वापस देश की जनता के पास भी आए।
बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम जो चर्चा है वो आपने सुनी, महमूद पारचा साहब ने जानकारी दी है, पूरा तमाम समझाने की कोशिश करी है और बताया भी है कैसे ये जो पूरा नेक्सस है फैला हुआ है और ध्यान भटकाने के लिए किस तरह के षड्यंत्र और प्रहार सोसाइटी के ऊपर किए जा रहे हैं। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।